खुशामदीद। आज 26 जुलाई सन 2022 से हफ्ते का दूसरा दिन है। हस्बे वादा आपके सामने सुबह सुबह आते हैं प्रोग्राम मॉर्निंग शो लेकर सलाम जेके, इस उम्मीद के साथ कि जिस प्यार जिस मोहब्बत के साथ आप इस ट्रांसमिशन को पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं, मुस्तकबिल में भी आप देखेंगे और आज भी हमारा साथ आप 10 बजे तक पूरा देंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमारी ये कोशिश रहती है न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से आपको बाखबर करे, बल्कि मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है, उस पर भी हमारी नजर रहती है। और सुबह सुबह जब आप चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं, वर्दी लगा रहे होते हैं, कपड़े पहनकर ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, अपने कारोबार में जाने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो हम आपको अपडेट करते हैं कि पूरा दिन किस समझ जा सकता है और आने वाले 24 घंटों के दौरान सियासी पारे में क्या कुछ हो सकता है। इस उम्मीद के साथ कि आप इस ट्रांसमिशन को टीवी पर तो देखते ही हैं, लेकिन अगर आप सफर कर रहे हैं, गाड़ी में भी है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, क्योंकि फेसबुक पर लाइव नशियात शुरू हो गई है। यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पर हम वक्फे वक्फे से आपको अपडेट करते हैं। ट्विटर पर हल पल आपको 24/7 अपडेट रहता है और कू पर भी हमारी नशियात आप देख सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर दुनिया भर में आप हमारी खबरों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपना तज्जिया भी वहां पर कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह जरूर है कि आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, तज्जिया लिख सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि जो कुछ आप मवाद हम तक पहुंचाते हैं उसे हम जरूर अपनी नशरियात में भी शामिल करते हैं और साथ साथ इन प्लेटफॉर्मों पर भी जगह देते हैं। फिलहाल करते हैं प्रोग्राम का आगाज। चूंकि आज 26 तारीख है, तो माजी में 26 तारीख में क्या कुछ अहम तरीन वाकयात हुए हैं याद दिलाएंगे आपको मेरे साथी आसिफ रशीद, दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम सलाम जेके में। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ आज भी रहने वाला है, लेकिन आगाज आज भी करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे से। आज खास क्या है वो बताते हैं। 26 तारीख है और भारत के लिए काफी अहमियत की हामिल ये तारीख। 1999 में भारत की पाकिस्तान पर करगिल जंग में फतह का दिन है और करगिल विजय दिवस भी मनाया जा रहा है। थोड़ी देर में बराह रास्त आपको दिखाएंगे। तो 26 तारीख इस एतबार से भी काफी अहम। 1876 में कलकत्ता, जिसे आप कैलकाटा कहते हैं, इंडियन एसोसिएशन का कयाम अमल में लाया गया। आज के दिन यानी 26 जुलाई 1876 को 1965 में मालदीव ने बरतानिया से आजादी हासिल की। तो मालदीव को आज वज़ीर आज़म की तरफ से मुबारकबाद भी पेश की गई उनकी यौम आजादी पर। 1965 में आज आजाद हुआ था मालदीव 26 जुलाई को। साल 2008 में यूरोपीय साइंसदानों ने निजाम शमसी से बाहर एक और नया सियारा दरियाफ्त किया। 2008 में आज के दिन ये पेशरफ्त हुई और आज से ठीक 14 बरस कबल 26 जुलाई को साइंसदानों ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। साल 2012 जब शाम के अंदर जहां पर पुरतशद्दुद वाकयात हुए, एक दिन में तकरीबन 200 अफराद ने अपनी जान गंवा दी और ये वाकयात तारीख के बदतरीन इंसिडेंट्स में से एक माना जाता है या माने जाते हैं 2012 में जो शाम के अंदर हुए 26 जुलाई को। साल 2007 में आज से ठीक 15 बरस कबल पाकिस्तान में एटमी मिसाइल बाबर हितफ-7 का कामयाब तजर्बा किया गया। इसके अलावा 2005 में स्पेस एजेंसी नासा की शटल डिस्कवरी का आगाज हुआ 26 जुलाई को साइंसदानों के लिए, जहां पर पहले हमने आपको बताया कि आज के दिन शमसी तवानाई को बेहतर करने के लिए जो काम हुआ, एक वो कामयाबी। और 2005 में आज के दिन नासा की शटल डिस्कवरी का आगाज आज के दिन हुआ। इसी तरीके से 1788 में न्यूयॉर्क अमेरिका की 11वीं रियासत बनी। तो आज न्यूयॉर्क के अंदर भी अमेरिका के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ इसके इल्हाक पर बड़े पैमाने पर सरकारी और गैर सरकारी सतह पर प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये आज के दिन के हवाले से बात थी। 26 जुलाई है आज और 26 जुलाई की अहमियत क्या है, इस पर मजीद मुफस्सिल रोशनी डालेंगे। आगाज अब हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद इसी खबर के साथ कि 26 जुलाई क्या है और कैसे मुल्क के अंदर तैयारियां इस वक्त तकारीब के लिए चल रही हैं। चलिए जनाब, करगिल विजय दिवस के हवाले से जरा गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि इस वक्त तकरीब जो है वो वॉर मेमोरियल के अंदर चल रही है करगिल के अंदर, जहां पर साबिक फौजी, मौजूदा फौजी अफसर, सिविल सोसाइटी के अफराद और नौजवानों की एक कसीर तादाद मौजूद है। लाइव तस्वीर इस वक्त आप वॉर मेमोरियल करगिल से देख रहे हैं, जहां पर पिछले कई दिनों से तकरीबात का एहतमाम हो रहा था और आज सबसे अहम और बड़ी तकरीब वहां पर होने जा रही है। करगिल विजय दिवस, जिसे करगिल विक्ट्री डे के दिन के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा 26 जुलाई सन 1999
जब आर्मी ने मुकम्मल तौर पर दोबारा से कंट्रोल उन छोटी बड़ी पहाड़ियों पर किया था जहां पर पाकिस्तानी अफवाज पिछले कई महीनों से वहां पर थी, और फिर लगातार लड़ाई के बाद कई बार कई कैजुअलिटीज के बाद मुकम्मल तौर पर कंट्रोल वहां पर किया गया। पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बदर शुरू किया गया था और पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्सेस को लद्दाख की इन पहाड़ियों पर भेजा गया था, इन चोटियों पर भेजा गया था, और तकरीबन 130 से 200 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था वो माना जा रहा था कि पाकिस्तानी आर्मी की कंट्रोल में था। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मंसूबा उस वक्त था, जो जनरल मुशर्रफ ने भी अपनी किताब में बाद में तहरीर किया, कि लद्दाख को कट ऑफ करना है जी कश्मीर से। उससे क्या होता, सियाचिन के लिए जो वाहिद रास्ता था उस पर उनका कंट्रोल हो जाता और वो मामला वहां पर वो हल करना चाहते थे। इसके साथ साथ जब ये सारा मामला चल रहा था तो कमोबेश 30,000 अफवाज करगिल भेजे गए, भारत की तरफ से स्पेशल फोर्सेस भेजे गए, और इस लड़ाई के दौरान जो एक इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ रही थी कि 500 से ज्यादा फौजी जवानों ने अपनी जानें निछावर की, जिसको लेकर यह वॉर मेमोरियल बनाया गया और यहां पर हर साल आज के दिन यह तकरीब होती है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो कार्रवाई वहां पर की गई वो सबके सामने है कि किस तरीके से उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए वहां पर यह सारा काम जो है वो किया है। इसके साथ साथ जब आप मजीद इसको साबिक फौजी हो या मौजूदा अफसर हो जो वहां पर मौजूद है, तो जब वो माजी से लेकर आज तक के हालात को देखते हैं तो वो कह रहे हैं कि अब जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है वो भारत की बहुत ज्यादा बड़ी है। फिजा से भी निगरानी रखी जा रही है, जमीन पर जो है वो इस वक्त तकरीब चल रही है। बराह रास्त विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं जी, इस वक्त हम करगिल वॉर मेमोरियल से, जहां पर थोड़ी देर पहले तकरीब का आगाज हो गया और अब माना जा रहा है कि सीसी करगिल फिरोज खान भी थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। भारतीय फिजाइया के साथ साथ जो इस वक्त वहां सीनियर अफसरान हैं, सबसे बड़ी बात है चूंकि उन तमाम लोगों को जिनका करगिल वॉर में बड़ा कलीदी रोल रहा है उनको सबसे पहले यहां बुलाया जाता है, और जो मशाल पूरे मुल्क के अंदर आप देखते हैं गुज़श्ता तकरीबन 32 दिनों से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से होते हुए वादी कश्मीर पहुंची थी नॉर्दर्न कमांड के पास, और नॉर्दर्न कमांड ने उसके बाद जो आगे का जिम्मा उठाया द्रास करगिल से पहुंचाया वॉर मेमोरियल पर। और आज कर्नल वांगचू जो कि अवार्ड भी जिन्हें मिला है बहादुरी के लिए, उनकी शुजात के लिए, करगिल वॉर के लिए, उनको भी आज सबसे पहले ये मशाल थमाई गई। और दूसरी बात ये कि जो फौज के रिटायर्ड अफसरान हैं या फिर फौज के जवान हैं, लद्दाख रेजिमेंट के जवान हैं, इसके अलावा वो तमाम लोग जो बतौर पोर्टर काम करते रहे साल 1999 में फौज के साथ थे, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उनका हथियारों को ऊपर और नीचे ले जाने में, भारी भरकम मशीनरी का इस्तेमाल करना, तो उसमें एक बड़ा रोल उन लोगों का रहा है। उनको भी एजाज से नवाजा जाता है, उन लोगों को भी मदू किया गया है तकरीब में। फिजाइया के इस वक्त अफसरान बैठे हैं, नेवी के हैं, बहरी फौज के हैं, और बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्राम में आज उन तमाम लोगों को भी मदू किया गया है जिन्होंने लद्दाख के अंदर, चाहे वो बॉर्डर एरियाज हो या निचले इलाकों में, छोटा बड़ा कोई काम भी किया है, समाज सेवा में रहे हों, समाजी कारकुनान हों, सियासी शख्सियात हो, लेकिन लद्दाख को भारत के साथ जोड़ने में बड़ा रोल हमेशा से उनका रहा है। सरकारी तौर पर आज उन सभी लोगों को भी मदू किया गया है, और तस्वीरें बराह रास्त आपके सामने द्रास वॉर मेमोरियल की। आपको सीधा बराह रास्त अपने नुमाइंदे के पास भी लिए चलते हैं। मुजम्मिल जमील हमारे साथ इस वक्त द्रास से बने हुए हैं, और ये वो मकाम है जो दुनिया के बुलंद तरीन और सख्त तरीन मकामात में से एक माना जाता है। मुजम्मिल, किस तरीके से तकरीब अभी चल रही है और आगे का क्या शेड्यूल है? प्रोग्राम कितनी देर तक चलेगा? और जो बाइक रैलियां मुसलसल चल रही थी, क्या वो सभी बाइकर्स पहुंच गए हैं? उनको भी रिसीव करने कोई फौज और सिविल इंतजामिया पहुंची है? मुजम्मिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सर, आवाज पहुंच रही है। जी बताइएगा, क्या इस वक्त तकरीब के हवाले से मजीद अपडेट क्या है आपके पास? जी सर, हम मौजूद हैं थी कारगिल से, और आप भी यहाँ मेरे पीछे तस्वीरें आपकी लगातार दिवस को लेकर बड़े जोरों से यहाँ पे सेलिब्रेशंस जो है वो देखने को मिले थे। काफी आर्मी कमांडर्स, आर्मी जनरल्स यहाँ पे पूछे और शहीदों के लिए श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई है। तो खासकर आज
आज के खास इस मौके पर यहाँ पे वीर नारिया भी यहाँ पे मौजूद रही। खासकर उनकी तरफ से उन शहीद जवानों के लिए यहाँ पे श्रद्धांजलि भी पेश की गई है जो कारगिल वार के टाइम पे यहाँ पे शहीद हुए थे। और खासकर आज मेहमान खुसूसी आज के गेस्ट यहाँ पे रहे। अभी ठीक 8:30 बजे यहाँ पे सलामी भी उनके लिए खराज अकीदत पेश किया गया, सलामी दी गई है यहाँ पे तमाम शहीदों के लिए। और खासकर आज सीसी करगिल फिरोज अहमद खान जो है आज के इस मौके पर मेहमान खुसूसी यहाँ पे रहे। ये जो बाइकर्स रैलियां भी निकल रही थी, कुछ बाइकर्स तकरीब में नजर आ रहे हैं, जो एक बड़ी बाइक रैली कल लाल चौक से निकली है, क्या वो भी पहुंच गए हैं? और क्या नई दिल्ली या मुल्क के बाकी किसी हिस्से से कुछ और शख्सियात को प्रोग्राम में बुलाया गया, या सिर्फ लोकल लेवल पर ही आज तकरीब में सबसे ज्यादा लोगों का रश आप देख रहे हैं? जी सर, फर्स्ट तिरंगा रैली जो कल ही घंटाघर श्रीनगर से रवाना की गई थी, लेकिन आज जो है वो ठीक 10 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे कारगिल वॉर मेमोरियल पे, क्योंकि आज सुबह 8:30 बजे जोजिला टनल के आसपास सुनने में आ रहा था कि आज 8 बजे के करीब जो है वो जोजिला टनल के आसपास पहुंचे थे और जोजिला टनल से अब भी वहां से रवाना होंगे और 10 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे कारगिल वार मेमोरियल पे। और कारगिल वार मेमोरियल पहुंचने के बाद यहाँ कारगिल वार मेमोरियल पे उन शहीदों के लिए उनकी तरफ से भी यहाँ पे सलामी वगैरह दी जाएगी, यहाँ पे खराज अकीदत पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल बाइक रैली के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बाइक रैली जो है ऑन द वे है और देखने की बात होगी कि 10 बजे का टाइम उनका यहाँ पे है और 10 बजे ठीक यहाँ पे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जी मुज़म्मिल हमारे साथ द्रास से ज्वाइन करने के बराह रास्त। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जी, फिरोज खान साहब थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंच चुके हैं और अपनी तरीके से चूंकि सीईसी वहां पर है तो उनकी तरफ से खराज अकीदत जो है वो पेश किया जा रहा है। इधर खबरें ये भी आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 15 कोर का सेंट्रल ऑफिस है श्रीनगर के अंदर बादामी बाग के अंदर, वहां पर भी बलिदान स्तंभ जो है वहां पर उन जवानों को याद किया गया और जिन्होंने सन 1999 में करगिल वॉर के दौरान अपनी जानों का नजराना मुल्क की सलामती के लिए जो है वो दे दिया है। इधर मुल्क के दीगर रियासतों के अंदर भी इस तरीके की तकरीबात की होने की लगातार खबरें जो है वो मौसूल हो रही है। वज़ीर दिफा साहब का ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने सभी जवानों को खराज अकीदत पेश किया है और दीगर लोगों की तरफ से भी ट्विटर पर ट्वीट का सिलसिला जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जी बलिदान अपने करगिल से, इस वक्त द्रास से, जहां पर तकरीब का आगाज हो गया है। ऑलमोस्ट सारे मेहमान वहां आ चुके हैं और अब मुख्तलिफ अंदाज में जहां गुलाय अकीदत पेश किया जा रहा है वहीं पर अपने अपने अंदाज में उन शहीदों को भी याद किया जा रहा है। और चलते हैं जी, प्रोग्राम को जरा आगे बढ़ाते हैं और खबरों की ओर आते हैं। जरा दूसरी बड़ी अहम खबर आपको बताते हैं कि पाकिस्तान, चीन और भारत के तीनों विदेश मंत्री एक दूसरे के आमने सामने होंगे और यह पहला मौका होगा जब पाकिस्तान के नौ मुंतखिबा वजीर दाखिला, वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर के सामने होंगे। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर और वांगी के बीच मुलाकातें हुई थी, लेकिन क्या 1-to-1 होगा? एक बड़ा सवाल, एक अहम बड़ी खबर सामने आ रही है कि डॉक्टर जयशंकर, बिलावल जरदारी भुट्टो और वांगी 28 और 29 तारीख को आमने सामने होंगे और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग का इनेकाद होने जा रहा है उज्बेकिस्तान के अंदर। और उसी फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान तीनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर आमने सामने होंगे। बिलावल जरदारी भुट्टो ने इस बात की ख्वाहिश पिछले कई दिनों से जाहिर की थी कि वो भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाकर आगे चलना चाहते हैं, लेकिन वजारत खारजा की तरफ से अभी इस बात की कोई भी तस्दीक नहीं हुई है कि दोनों लीडरों के बीच क्या बिलमुशाफा या साइडलाइन पर कोई मुलाकात का प्रोग्राम है एजेंडे के अंदर या नहीं। लेकिन वांगी जरूर मिलेंगे जी डॉक्टर जयशंकर से, इस बात का खुलासा चीन के जराए ब्लॉग से सामने आ रहा है। यह पहला मौका होगा कि भुट्टो एज अ फॉरेन मिनिस्टर के मिलेंगे, डॉक्टर जयशंकर के सामने होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो,
आज जिनकी सरबराही शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, वहां से भी कई बार इस बात की ख्वाहिश की गई है कि भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है, लेकिन शर्तिया अंदाज में वो बातें थी। अब देखना होगा कि यहां पर वजारत खारजा की तरफ से अगर अभी कोई भी वजाहती बयान सामने नहीं आया है, ताहम 28 और 29 तारीख को तीनों लीडर आमने सामने होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि 3 लीडर आमने सामने होंगे, क्या बातचीत होगी नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चीन के साथ भी मामला पेचीदा पड़े हुए हैं और पाकिस्तान के साथ भी मामला कोई बेहतर नहीं है। इसलिए भारत सरकार के लिए यह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है और दिफाई और अस्करी ज़रायों का मानना है कि चीन के साथ हो सकता है कि एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस के हाशिए के दौरान मुलाकात हो सके, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये मुलाकात हो शायद अभी इस बारे में कोई भी फैसला नहीं होगा। उज्बेकिस्तान एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है वो बुला रहा है, इसमें अफगानिस्तान के को लेकर जो है वो गुफ्तगू होनी है। इसमें रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और 4 सेंट्रल एशिया के मुल्क कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को मदऊ किया गया है। साथ साथ एससीओ के 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल रहेंगे और ये छठा डायलॉग होगा जी उज्बेकिस्तान के अंदर। ये छठा डायलॉग होगा जहां पर अफगानिस्तान पर भी गुफ्तगू होगी, अजरबैजान के मामले पर गुफ्तगू होगी, आर्मीनिया के मामले पर भी गुफ्तगू होगी, क्योंकि ये सारे मामले इस वक्त चल रहे हैं, काफी गर्म है। इधर नेपाल, टर्की और श्रीलंका को भी मदऊ किया गया है एससीओ के अंदर, ताकि वो एज ऑब्जर्वर और गेस्ट के तौर पर वहां पर आकर देख सके कि किस तरीके से एससीओ कॉन्फ्रेंस जो वो चल रही है। यानी मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए खारजा और मुख्तलिफ मुल्कों के फॉरेन ऑफिस के टॉप मोस्ट डिप्लोमेट्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 3 दिन का यह इजलास, 2 दिन का यह इजलास इंतहाई अहम माना जा रहा है। 28 और 29 तारीख मामला अगरचे अफगानिस्तान का है, लेकिन अफगानिस्तान के बहाने क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जो बर्फ है वो पिघलेगी, एक बड़ा सवाल है। वांग यी ने एक बार फिर इस बात की ख्वाहिश की है कि वो डॉक्टर जयशंकर के साथ मुलाकात करना चाहेंगे, लेकिन दफ्तर खारजा की तरफ से अभी इस पूरे मामले पर कोई भी वजाहत नहीं आई है कि क्या वांग यी के साथ साइडलाइन पर कोई अलहदा मुलाकात होगी चीन के साथ, या फिर बच्चू के साथ क्या कोई मुलाकात होगी, इस पर बिलावर केस के साथ भी क्या कोई मीटिंग होगी, इस पर भी अभी दफ्तर खारजा की तरफ से कोई वजाहत नहीं आई है। फॉरेन ऑफिस ने एक चीज की जो वजाहत दी है वो सिर्फ ये कहा है कि डॉक्टर जयशंकर का शेड्यूल्ड विजिट है और इस शेड्यूल्ड विजिट के दौरान वो जरूर वहां पर जाएंगे और भारत का मौकफ रखेंगे इस एससीओ इजलास के दौरान। तो ये बड़ी खबर है जी, 28 और 29 तारीख को एससीओ का इजलास, फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास होने जा रहा है और तीनों लीडर आमने सामने होंगे। पहली बार पाकिस्तान के वजीर खारजा दोनों लीडरों के आमने सामने हो गए। देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से भी करते हैं और हर गुजरते दिन के साथ एक एक दो अपडेट सामने आ रहे हैं और इस सिलसिले में तैयारियां मजीद आगे बढ़ी हैं। 25 और 27 तारीख काफी अहमियत के हामिल थे। हमने पहले बताया था कि तरबियत उन सभी अफसरान को दी जाएगी जिनने ईवीएम, वीवीपैट और बाकी चीजें देखनी है, तकनीकी एतबार से उनको मजबूत करने की कोशिश थी। इस बीच इतलात के मुताबिक एक जो आला सतही टीम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 5 रोजा दौरे पर खुसूसी टीम जम्मू पहुंच चुकी है और इतलात के मुताबिक चूंकि 27 तारीख को श्रीनगर के अंदर एक और प्रोग्राम रखा गया है, जम्मू के अंदर उससे पहले एक प्रोग्राम है जहां पर मशीनें कैसे चलाई जाएंगी, तकनीकी खराबियों को दूर करने और ये सारी चीजें डिस्कस करने के साथ साथ ट्रेनिंग सेशंस का आगाज भी कर दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ खबर यह भी है कि इस टीम ने मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के, जिन पर बड़ी जिम्मेदारियां होंगी हर जिले की, और हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पोलिंग सेंटर्स समरी कंप्लीट करने 31 अक्टूबर से पहले, ये सारी चीजें डिस्कस करने से या फाइनलाइज करने से पहले डिस्कस इस खुसूसी टीम के साथ होगी। और इलेक्शन बॉडी जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी है उसने भी तैयारियां की हैं, जहां पर मरकजी बॉडी पहुंची है तो वहीं पर जम्मू कश्मीर में भी मकामी सतह पर तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ मुशावरत करने के बाद अब जाकर कुछ बड़ी बातें और अहम चीजें वजाहत के साथ इस खुसूसी टीम के सामने 5 दिनों के दौरान रखी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आला सतही वफ्द का दौरा जम्मू कश्मीर आज से शुरू हो चुका है। 5 दिन तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आला सतही वफ्द जम्मू और श्रीनगर के अंदर रहेगा, जिस दौरान मुख्तलिफ EROs और AEROs के साथ वो मुलाकातों का सिलसिला रखेंगे। इधर चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने आला सतही इजलास सभी 20 अजला के डिप्टी कमिश्नरों के साथ
27 जुलाई को तलब किया है। एक अहम और बड़ी पेशरफ्त के तौर पर चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने आला सतही इजलास तलब किया है 20 डिप्टी कमिश्नरों के साथ 27 जुलाई को। और इस सारी मीटिंग के दौरान, इन 5 दिनों के दौरान, जहां ईवीएम से लेकर समरी रोल तक रिव्यू किया जाएगा, वहीं पर एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने भी रखी जाएगी। आला सतही टीम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, आज 5 दिन का दौरा उनके हाथ से शुरू हो गया। ट्रेनिंग होगी जी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स की, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की, चीफ इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर्स की, और रिव्यू होगा 20 अजला के साथ, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ 27 जुलाई को। हरदेश कुमार साहब हाई लेवल मीटिंग जिन्होंने तलब की है, जो सीईओ है, 20 डिप्टी कमिश्नरों के साथ वो रहेंगे 27 तारीख को। लेकिन ये सारी कॉन्फ्रेंस होगी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी डिजिटलाइज कॉन्फ्रेंस होगी। हर एक डिप्टी कमिश्नर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में मौजूद रहेंगे, लेकिन चीफ इलेक्शन ऑफिसर हरदेश कुमार जी रिव्यू करेंगे मीटिंग को। अगरचे अभी जराये के मुताबिक कोई बड़ा एजेंडा सामने नहीं रखा गया है, लेकिन बावसूख जराये से यही मालूम हुआ कि 31 अक्टूबर को जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन है, उससे पहले इस मीटिंग को इंतहाई अहम माना जा रहा है। उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम डिप्टी कमिश्नरों के साथ इंटरेक्ट करेगी, AROs, DROs के साथ इंटरेक्ट करेगी। उस सिलसिले में 26 और 27 तारीख श्रीनगर के अंदर, 28 और 29 तारीख को जम्मू के लिए भी जो है वो रखा जा रहा है। इस तरीके की भी बातें जो सामने आ रही है। SKICC श्रीनगर में इलेक्शन कमीशन की टीम डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम 10 EROs और 26 AEROs को देंगी। बारामूला, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट और बडगाम, बादामी बाग कंटोनमेंट और फर्स्ट सेशन जो है वहां पर शुरू होगा जी, जहां पर 10 AEROs और 30 से ज्यादा AEROs को पोरा, गांधरबल, शोपियान को 26 जुलाई को यह ट्रेनिंग देने की बात रखी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कोलैबोरेशन कर रहा है जी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ इन वर्कशॉप्स को, इन सिंपोजियम्स को, ताकि ईवीएम और वीवीपैट मशीनें जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक पहुंचानी है, उनमें अगर कोई खराबी होती है, कोई और परेशानी होती है, तो किस तरीके से उन्हें ठीक करना है, टेक्निकल असिस्टेंस कहां से मिलेगा, बैकएंड पर कौन सी टीम उनके पास रहेगी। तो ये सारी तैयारियों में इलेक्शन कमीशन जो है वो जुट चुका है। तो इन सारी तैयारियों के साथ साथ ही इस बात का इशारा जरूर मिल रहा है कि इस साल के आखिर तक इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई बड़ा ऐलान जो है वो कर सकता है। लेकिन चुनाव के हवाले से फाइनल डिसीजन जो होगा वो इलेक्शन कमीशन का वजारत दाखिला के साथ मीटिंग के बाद होगा, क्योंकि अभी भी इंतहा पसंदी और शोरिश रियासत के अंदर है, मिलिटेंसी का भी दबाव है। इस बीच ग्रीन सिग्नल इलेक्शन कमीशन को मिलेगी जब सिक्योरिटी सिनेरियो की होम मिनिस्ट्री से, उसके बाद ही कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, जराया ये बता रहे हैं। इधर खबर यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आजाद नुमाइंदों को जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर भी भेजेगी, जो खुद रिव्यू करेंगे हालात का, और एक सीक्रेट रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सौंपी जाएगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना फैसला लेगा। डायरेक्टर EVM इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो यहां पर मौजूद है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो यहां पर मौजूद है, डिप्टी जनरल मैनेजर ELIC हैदराबाद वो यहां मीटिंग के अंदर मौजूद है 5 दिन के दौरान। PC मंदगल जो टीम है जो सरबराही कर रहे हैं वो यहां पर जो है वो मौजूद रहेंगे। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री के भी कुछ लोग रहेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग रहेंगे, डिप्टी कमिश्नर यहां पर रहेंगे, और इलेक्शन अथॉरिटीज जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के वो इन 5 दिनों के दौरान अपने सिस्टम को रिवाइव करेंगी, रिबूट करेंगी, ताकि इस साल के आखिर तक अगर बिगुल बचता है तो वो पूरी तरह से तैयार हो सके। तो एक एक करके एक एक खबर हर दिन इलेक्शन के हवाले से सामने आ रही है। तो फिलहाल 5 दिन के दौरे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आला सतही वफ्द जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद रहेगा 5 दिन के लिए आज से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात सरकारी इकदाम की हो रही है। तो एक और फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से लिया गया है, जहां पर कल ही जम्मू कश्मीर के अंदर डिजिटल वीक J&K का आगाज हुआ। एक हफ्ते के अंदर सर्विसेज को ऑनलाइन करने के हवाले से प्रोग्राम्स हुए, सेमिनार्स हुए, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शुरुआत की थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आयुष्मान भारत का जो मिशन है वो भी डिजिटली लोगों तक पहुंचाया जाए, ऑनलाइन सर्विसेज को, खिदमात को मजीद बेहतर बनाया जाए, इसके लिए भी इस बड़े प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। और इस बीच कुछ बड़े फैसले भी लिए गए हैं ताकि तमाम शहरियों को, एक तो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो अब तक हर शहरी को इसका फायदा मिले, सरकार कहती रही है, लेकिन हर घर पर ऑफलाइन के बजाय ऑफलाइन मोड से हटकर ऑनलाइन सर्विसेज पर ज्यादा फोकस किया जाए, ये सरकार मानती है। और मुनफरिद जो हेल्थ ID है, जो कार्ड है, हर शहरी इससे हासिल करेगा, जिस मिशन का आगाज लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया कर चुकी है, ये सरकारी दावा है।
तिब्बी सर्विसेज बेहतर होंगी, ऑनलाइन अगर यानी अब तक जो ऑफलाइन मोड के जरिए काम होता रहा है, सरकार मानती है कि इस मिशन के शुरू करने से जो मरकजी सरकार का मिशन है उसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी शहरी तक, किसी भी इलाके के अंदर, किसी भी मौसम में आसानी से ये सर्विसेज लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं। वहीं सरकार ने इस मिशन के साथ साथ इस फैसले को भी मंजूरी दी है कि जो एमडी का ऑफिस है, एबीडीएम ऑफिस है, उसके कयाम के लिए भी मंजूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से इस मिशन के साथ साथ दे दी गई है। और मिशन डायरेक्टर एबीडीएम के साथ साथ यूटी लेवल पर जब ये दफ्तर कायम होगा तो मरकजी प्रोग्राम के तहत या मरकजी वजारत की जानिब से जो फैसले लिए जाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर आसानी से उनका इतलाक हो सके। सरकारी सतह पर यह दावा है कि इस ऑफिस के, इस दफ्तर के खुलने से मजीद बेहतरी के साथ काम यूनियन टेरिटरी सतह पर होगा। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ मजीद इस खबर पर बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। इस मिशन का बुनियादी मकसद क्या ये समझें कि सिर्फ और सिर्फ जो इंतजामिया का एक है कि ऑफलाइन मोड से हटा जाए, इसीलिए डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अब आयुष्मान भारत स्कीम के तहत भी दिखेगा? देखिए, आज सिर्फ डिजिटलाइजेशन जी का जो हिस्सा है वो बनने जा रहा है। और इस भारत की बात करते हैं तो इसमें भी और इस तब्दीली के तहत जो है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जी चलिए कोशिश करेंगे दोबारा हिलाल से बात हो पाए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इस मिशन की एक और चीज ये भी कही गई है कि आसान रसाई लोगों की हो मिशन तक, सहूलियात तक जो सरकार की तरफ से मिशन के तहत लोगों तक पहुंचाने की बात की जा रही है। इसमें आप देखेंगे कि सेहत कार्ड या हेल्थ स्कीम भी जम्मू कश्मीर के अंदर इससे पहले जब शुरू की गई तो इस मिशन के साथ जोड़कर आसान और बेहतर तरीके से लोगों को खिदमत दी जाए। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद कई तकारीब में कहते रहे, लेकिन अब मिशन पर जब काम शुरू हुआ है तो होप्स हो हर शहरी तक आईडी पहुंचे, वो कार्ड्स उन्हें हासिल हों जिसके तहत वो बेहतर इलाज हासिल कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद एक और बड़ा बयान आपको दिखाते हैं और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के सीनियर अफसर का है, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ केसेस में जो इंतजामिया की जानिब से या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से अब तक हमने देखा कि नौजवान सरापा एहतजाज कुछ मामलात को लेकर हैं कि इंक्वायरीज आप करें लेकिन सब इसकी सजा ना भुगतें। ये एफएफए समेत मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर एहतजाज करने वाले उम्मीदवार जरूर कह रहे हैं। लेकिन चीफ सेक्रेटरी का जो बयान है उसमें दो तीन चीजें उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ की हैं कि आज के वक्त में अगर किसी को नौकरी मिलनी है तो मेरिट बेसिस पर देनी चाहिए या है, ये सरकार की तरजीहात में शामिल है और बाजारों में इस तरीके से नौकरियां नहीं बिकती। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बड़ा सख्त मौकिफ इस पर इख्तियार किया है। दूसरी बड़ी बात कि जिस तरीके से माजी में या कुछ चीजें नोटिस में आई, तहकीकाती एजेंसियों के नोटिस में आई या सरकार के नोटिस में आई कि अगर कहीं पर लूप होल्स हैं, खामियां हैं, कहीं घपला जो मुबैना तौर इल्जामात लगते रहे, ये अगर सही साबित हुए तो उन्होंने साफ कर दिया, यानी आज के बाद कहीं पर कोई घोटाला गफला सामने आता है तो सरकार इस बात में बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगी कि उसके तह तक जाने के लिए उसे कोई भी इंक्वायरी या किसी लेवल की तहकीकात करानी होगी। चीफ सेक्रेटरी ए.के. मेहता के मुताबिक ए.के. मेहता की दो तीन बातें बड़ी, चीफ सेक्रेटरी साहब है, लेकिन दो तीन चीजें बड़ी क्लियर कर दी उन्होंने। एक तो ये कि नौकरियां बाजार में नहीं है, यानी अगर कोई ये सोच रहा है कि वो पैसे देकर नौकरियां हासिल करेगा तो वो इस मुहावरे से बाहर आए, क्योंकि अब स्टेट यूटी जो है वो काफी सख्त है। दूसरी बात उन्होंने साफ कर दी कि अगर कहीं पर भी शिकायत मिलेगी पुरानी अपॉइंटमेंट्स को लेकर भी तो सीबीआई उसकी भी इंक्वायरी करने के लिए बैठेगी और सीबीआई उसके लिए भी इंक्वायरी करेगी। इसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का क्लियर कट ऑर्डर है। और तीसरी बड़ी बात जो उनकी तरफ से कही गई कि अब डिजिटलाइजेशन होगा और डिजिटलाइजेशन के जरिए से सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ऑनलाइन मोड में लाया जाएगा, जिससे बहुत कम ये चांसेस है कि कोई हैंकी पैंकी हो सके, कोई इस तरीके का इंसिडेंट हो सके जहां पर रिश्वत के साथ उसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ऑनलाइन मोड में ह्यूमन इंटरफेरेंस काफी कम रहती है और इससे उम्मीदें लगाई जा रही है कि शफाफ तरीके से तमाम लिस्ट जो है वो बाहर आएंगे। ये बात उन्होंने एसकेआईसीसी में एक तकरीब के दौरान कही। अगर तकरीब से डिजिटलाइजेशन के हवाले से थी, लेकिन जब चीफ सेक्रेटरी साहब बोलते रहे तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू के दौरान तीन बड़ी बातें कही। एक तो बेरोजगारी के हवाले से कही
कि जो ये शोर मचाया जा रहा है कि जनाब बेरोजगारी बढ़ गई है, दरअसल रोजगार के बहुत ज्यादा मौके सरकार के पास है, नौकरियां भी है, लेकिन नौकरियां हासिल करने के लिए प्रॉपर चैनल को इस्तेमाल करना होगा, शोर से कुछ नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात जो बताई गई है वो ये भी साफ कर दी गई है कि आने वाले दिनों में अब सारा कुछ ऑनलाइन होगा, इसलिए प्रॉपर मोड के जरिए से ही नौकरियां मिलेंगी। बाजारों में नौकरियां खत्म हो गई हैं जिस तरीके का माजी में चलन चला था। तो ये जवाब है जी उन सारे लोगों को जो लगातार एहतजाज कर रहे थे कि जनाब ये इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर कल चीफ सेक्रेटरी ने एक लाइन खींच दी, कहा कि इंक्वायरी किसी की भी होगी अगर कहीं पर भी कोई भी शिकायत मौसूल हुई है। तो ये तो बात थी जनाब एक चीफ सेक्रेटरी साहब के नौकरियों के हवाले से, लेकिन उसके साथ साथ कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक और खुशखबरी भी सुनाई है, और उन मुलाजमीन के लिए यह खुशखबरी है जो पिछले कई हफ्तों से बल्कि कई महीनों से लगातार सरापा एहतजाज थे। ये जो कैटेगरी के मुलाजमीन है, SC ST एम्प्लॉय जो जम्मू कश्मीर के अंदर थे और उनकी ट्रांसफर का मामला था क्योंकि पॉलिसी वाज़ेह नहीं थी, इसको लेकर अब बाज़ाब्ता तौर पर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आला सतही कमेटी को तश्कील देते हुए उन पर ये बात वाज़ेह कर दी है कि वो टाइम बाउंड मैनर में ये पूरी पॉलिसी जो बनाए ताकि सरकार के सामने रख सके। गवर्नमेंट की तरफ से पैनल बना दिया गया है ट्रांसफर इश्यूज को लेकर। कमेटी हेड करेंगे जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एग्जामिन करेगा ट्रांसफर पॉलिसी रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज के हवाले से। कल खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्वीट के दौरान इस बात को कहा है। 6 नफरी कमेटी को तश्कील दे दिया गया है और यह कह दिया गया कि टाइम बाउंड मैनर में, और ये जो टाइम बाउंड मैनर है जो जराया हमें बता रहे हैं वो ये है कि 15 अगस्त से पहले उन्हें ये सारी पॉलिसी फ्रेम अप करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को सौंपनी होगी। इस तरीके की बात जो है कही जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से जो कमेटी तश्कील दे दी गई है उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मनोज द्विवेदी साहब उसको हेड करेंगे और ये एग्जामिन करेंगे जी ट्रांसफर रिलेटेड इश्यूज जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज के हैं, जम्मू डिवीजन के अपॉइंट है कश्मीर के अंदर, जम्मू डिवीजन के हैं अपॉइंट है कश्मीर के अंदर, उनकी पॉलिसी को लेकर ये रिव्यू करेंगे। इसके साथ साथ कौन कौन होंगे जी, मेंबर इसमें है जी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को इसमें नामजद कर दिया गया है मेंबर के तौर पर। कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को इसमें मेंबर के तौर पर रख दिया गया है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू को भी रख दिया गया है। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ARI ट्रेनिंग इसको भी रख दिया गया है, और उसके साथ साथ सेक्रेटरी लॉ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को भी इस कमेटी का मेंबर जो है वो नामजद कर दिया गया है। तो ये पॉलिसी बनाएंगे कि ट्रांसफर कैसी होगी जी, जो रिजर्व कैटेगरी के तहत एम्प्लॉयज लगाए गए हैं जिनको लेकर अभी भी कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। तो ये हाई पावर कमेटी 6 लोगों की कमेटी जो है फ्रेम करेगी कि कश्मीर सूबे के अंदर जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं उनके मसाइल को किस तरीके से हल किया जाए। पिछले कई महीनों से रेणुबाला की हलाकत के बाद लगातार आपने देखा होगा कि जम्मू में लगातार ये एहतजाज चल रहा था, तो उसका नतीजा ये हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनकी बात को मानते हुए इसे जेन्युइन माना और अब कमेटी को फ्रेम अप करने के लिए कह दिया गया कि वो पॉलिसी को तरतीब दे सके। चलिए जनाब, पॉलिसियों की बात अपनी जगह, लेकिन अब जरा मौसम का मिजाज आपको आसिफ रशीद सुनाएंगे। बिल्कुल, मौसम 24 घंटों के दौरान मजीद कुछ तब्दील होने वाला नहीं है। बहुत सारे इलाकों से इतलात गुज़श्ता 24 घंटों में काफी नुकसान की है। कल सुबह प्रोग्राम का आगाज हमने नुकसान वाली खबर के साथ ही किया था, लेकिन इस बीच बारिशों का जब सिलसिला जारी रहा तो कठुआ से लेकर सांबा के मुख्तलिफ हिस्सों में, खासतौर से जो दरिया के पास वाले जो बसंतर नदी के आसपास और उज नदी के आसपास इलाके हैं, वहां से नुकसान की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। उज नदी के करीब जहां पर इंतजामिया की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कठुआ के अंदर कि कोई भी जम्मू सूबे के इस खतरनाक इलाके में, खास तौर से जो माल मवेशी लेकर या रोजमर्रा के कामकाज के लिए, काश्तकारी के लिए किसान जाते थे, वो ना जाएं। दूसरा, महकमा मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक कि आज एक बार फिर मौसम अबरालूद रहेगा और आज फिर से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहने वाला है। और गुज़श्ता 24 घंटों में मुगल रोड से लेकर वादी कश्मीर तक और वादी से लेकर कठुआ लखनपुर तक जो इतलात मौसूल हुई कि नुकसान हुआ, खड़ी फसलों के साथ साथ कुछ एक इलाकों में जहां पर लोगों को भी बचाया गया, इनमें उधमपुर का भी एक इलाका शामिल है। इन सारे इलाकों में मजीद कोई नुकसान ना हो, हुकाम ने पहले ही तमाम लोगों को एडवाइजरी जारी करके अलर्ट कर दिया है। कठुआ के अंदर जहां पर कल बाद दोपहर से ऑपरेशन चला, पुलिस का, मकामी लोगों का, 4 खवातीन को बचाया गया क्योंकि बारिश काफी ज्यादा हुई थी। और उज नदी में जहां पर अचानक सतह आब में इजाफा हुआ, उसके बाद इंतजामिया ने एडवाइजरी जारी कर दी और मॉनिटरिंग टीम्स बाकायदा इस इलाके के अंदर तैनात कर दी गई है। वहीं जम्मू के अंदर तवी के आसपास रहने वाले या इसके आसपास जो मसरूफियात रहती हैं, तो लोगों से कहा गया है कि वो दूर रहें। आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू सूबे में मजीद बारिशें होंगी। इसी तरीके से वादी के कुछ इलाकों में जहां पर अच्छी बात यह है कि गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, दर्जा हरारत थोड़ा सा नीचे आया है, गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक
कि कम बारिश में भी खतरनाक सूरत हाल तब बन रही है जब मुतअद्दिद इलाकों से इस तरह की इतलात हैं कि कहीं पर अगर थोड़ा बहुत भी लैंडस्लाइड हो रहा है तो उससे जानी या माली नुकसान का खतरा है। तो इन तमाम खदशात को दूर करते हुए खतरात से बचने के लिए इंतजामिया ने पहले से लोगों को आगाह कर दिया है, क्योंकि आज और कल दोपहर 3 बजे तक फिलहाल महकमा मौसमियात की तर्जुमान के मुताबिक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि कुछ एक इलाकों में मानसून का इंतहाई जो तशवीशनाक सूरत हाल है, जो काफी ज्यादा असर देखा गया है, जिसकी वजह से बारिशें अभी पीर पंचाल और किश्तवाड़ और डोडा के कुछ इलाकों से खबर है कि बारिश पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हुई हैं, फसलें तबाह हुई हैं। और इन सब के बीच में मंडी से इतला है कि एक बच्चा भी घर के आब हुआ है बारिशों के बाद, जहां पर ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। चलिए जनाब, अगले 24 घंटों के दौरान फिलहाल मतला बरालूद बूंदाबांदी का सिलसिला भी रहेगा। बालाई इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया और तफसीलात आपको बता दी आसिफ रशीद ने मुकम्मल तौर पर। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा बिजली महकमे की भी करते हैं। और महकमा बिजली की बात इसलिए बड़ी अहम है क्योंकि कल सरकार की तरफ से पीठ थपथपाई गई है महकमा बिजली की, और साथ साथ मरकजी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया गया। कहा गया कि वालिहाना तौर पर जिस तरीके से माली इमदाद किया गया और कई स्कीमों को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर मुतारफ किया गया है, उससे वो दिन दूर नहीं होगा जब 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन बिजली मुहैया रहेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बार फिर इस बात की वजाहत कर दी है। साफ उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथन किया जा रहा है जी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जो हमारा है, यानी बिजली का निजाम जो है इसे मजीद बेहतर बनाया जा रहा है ताकि जम्मू के साथ साथ कश्मीर के अंदर भी सूरत हाल जो है वो बेहतर हो। साथ साथ कल उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि 5641.91 करोड़ रुपए की रकम दे दी गई है मरकज की तरफ से, जो मुख्तलिफ अमूरात पर खर्च की जा रही है, जिससे निजाम को मजीद बेहतर, फाल और मुतहरिक बनाया गया है। ताहम एक बड़ा नासूर अभी भी है, वो ये है कि इलीगल कनेक्शंस हैं और पावर चोरी अभी भी सिस्टम के अंदर हो रही है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। सईद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ है। सईद तजम्मुल, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कल नकाब कुशाई कर रहे थे महकमा बिजली की और ये बता रहे थे कि देखिए किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, जेपीसीएल किस तरीके से काम कर रहा है, कितना रेवेन्यू आया, कितना खर्च आया, स्मार्ट मीटर्स लगाने की बात आई, फिर प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 के तहत जो काम हाथ में लिया गया, वो सारी बातें वो कल समझा रहे थे। दरअसल वो अवाम को ये बता रहे थे कि सरकार बैठी नहीं है, जिस तरीके की हवा बनाई जा रही है कि ऑल इज नॉट वेल, जमीनी सूरत हाल ये है कि प्रोजेक्ट 2 पर काम भी चल रहा है और स्ट्रेंथन भी सिस्टम हो रहा है। लेकिन कल ही हमने यह खबर भी बताई थी कि 1 साल पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिस हुक्मनामे को जारी किया था कि जम्मू के अंदर बिजली कटौती क्यों गर्मियों के दौरान हो रही है, उस पर आज तक भी रिपोर्ट नहीं आई, दोबारा कमेटी बनानी पड़ी। किस तरीके से इन दोनों दिनों को हम देखें और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या कुछ बड़ी बातें बताई है? बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में प्रोडक्शन सबसे बड़ा चैलेंज है, उसके बाद ट्रांसमिशन, उसके बाद आपका कनेक्शन किस तरह से सार्फ तक पहुंचेगा। ये 4 चीजें हैं जिनको लेकर जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर के एसपी कॉलेज में इस तारीखी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि 5000 से ज्यादा करोड़ रुपया जो है वो जम्मू कश्मीर में आर.के. सिंह यूनियन पावर मिनिस्टर ने वागुजार किया, जम्मू कश्मीर पहुंच चुका है और जम्मू कश्मीर में 3 अहम शोबों पर यह पैसा जो है यह खर्च किया जाएगा। पहला ये जो हमारा ट्रांसमिशन लॉस होता है, दूसरा ये कि हमारा स्मार्ट मीटरिंग का जो रिप्लेसमेंट अब तकरीबन आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है, तीसरा ये कि 24/7 बिजली सप्लाई को यकीनी बनाना है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर में साल रवा के दौरान और बीते साल भी महकमा बिजली की तरफ से कोई इस तरह का टास्क फोर्स तश्कील नहीं दिया गया कि एनर्जी लॉस के साथ साथ जो हमारे पावर चोरियां होती है, चाहे वो इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, कई बार बिलों को अपग्रेड और अपडेट भी किया जाता है, चाहे वो कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल हो। लेकिन कल के मिला जुगला अगर हम देखें कुल कॉन्फ्रेंस की, तो जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यकीन दिलाया जम्मू कश्मीर के अवाम को कि 24/7 बिजली सप्लाई आपको यकीनन मिलेगी और इसके लिए 5000 से ज्यादा करोड़ रुपया जो है वो सेंटर ने वागुजार किया, इसलिए हमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतनब्या किया कि जम्मू कश्मीर में जो पावर थेफ्ट है, पावर की जो चोरियां हो रही है, उसमें अब संजीदगी के साथ न सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर बल्कि जो कॉर्पोरेट कनेक्शन है, कमर्शियल कनेक्शन है, उन पर नजर रखी जाएगी ताकि कहीं ना कहीं जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फोर्सेस के पास हमारी बिलें वाजिबुल अदा हैं या पॉलिटिकल ऑफिस में हमारी बिलें वाजिबुल अदा है, ये पैसा वागुजार करने के लिए, रिकवर करने के लिए भी तरतीब दी जा रही है सूरत हाल को किस तरह से
काबू में किया जा सके। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में इस साल जम्मू कश्मीर सरकार ने सीरियसली इस मामले को लिया कि किसी न किसी तरीके से जो हमारा ट्रांसमिशन लॉस है, जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा ट्रांसमिशन है और उसके बाद जो हमारा कनेक्शन लगना है, ये चारों दरवाजे किस तरह से हम खोलेंगे और चारों दरवाजों पर पहरे कैसे बैठा रखेंगे, उस पर जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट को मुतब्बा किया गया। और इस कॉन्फ्रेंस में चूंकि कोटीबाग हायर सेकेंडरी स्कूल और बाकी स्कूलों के बच्चों ने भी जम्मू कश्मीर में बिजली को बचाने के लिए, इसके इस्तेमाल के लिए, इसके फिजूल इस्तेमाल को रोकने के लिए, गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सेवर लैंप लगाने बड़े लाजमी है। और इसी तरह से जो आपके इंडक्शन वगैरह इस्तेमाल होते हैं और बॉयलर को रिप्लेस किया गीजर ने, या एनर्जी को जितना कम हो सके उसको इस्तेमाल किया जा सके, ताकि विंटर्स में जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि जम्मू में जब बीते साल में इसी तरह के मामला चले तो कमेटी तश्कील दी गई कि जम्मू में बिजली क्यों नहीं है। बाद में अभी तक वो रिपोर्ट नहीं आई, दोबारा एक और कमेटी बनानी पड़ी। लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश्वर कुमार, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता समेत तमाम जो सीनियर अफसरान मौजूद थे, उन्होंने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में 24 घंटे बिजली मिलेगी। लेकिन 24 घंटे के लिए 5000 करोड़ रुपया हमें आ चुका है, लेकिन इसको रिटर्न कैसे किया जा सकता है बिजली चोरी को रोकने। बहुत बहुत शुक्रिया सईद जमुल तमाम तफसीलात के लिए। लेकिन इस तकरीब में चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साफ किया अभी बाकी किस्तें आना बाकी हैं, एक किस्त 5641.91 करोड़ रुपए, जिसका मकसद गांव और देहात के साथ साथ शहरी इलाकों के अंदर भी ये रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है RDSS, जिसके तहत ये पैसा खर्च होगा। बिजली की तकसीम का जो बुनियादी ढांचा उसको मुनज्जम करने के लिए पैसा खर्च होगा। लेकिन इसमें एक वादा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फिर किया, कहा कि जम्मू कश्मीर बिजली का पावर हब है, जो सलाहियत हमें जम्मू कश्मीर के अंदर है बिजली की पैदावारी, उसमें इजाफे की भी कुव्वत है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का दावा। फटाफट से उनकी स्पीच का सिर्फ ये एक हिस्सा आपको बताएंगे जिसमें उन्होंने कुछ बड़े दावे किए और ये यकीन दिलाया कि अब इंतजामिया का अगला टारगेट है कि 2 से 2.5 वर्षों के दौरान उस मिशन तक पहुंचा जाए जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में आप देखते हैं कि 24 घंटे बिजली हर शहरी को, हर घर को मिल सके। ये 5641.91 करोड़ रुपए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है। इसमें 90% हिस्सा भारत सरकार का होगा। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने जिन बातों की चर्चा की है, चाहे वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर हो, लॉसेस को कम करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो, और इस सभी कामों का उद्देश्य केवल एक है, रिलायबल अफोर्डेबल आवाम को बिजली उपलब्ध कराई जा सके। आप सबको एक बात और बताना चाहूँगा, मैं बहुत ही आभारी हूँ भारत के ऊर्जा मंत्री, बिजली मंत्री श्री R.K. सिंह जी का। जब भी संकट का समय आया उनसे जिस प्रकार की मदद हम लोगों ने मांगी, आगे बढ़कर के उन्होंने हमें मदद दी है। RDSS के अंतर्गत कुल 12,922 करोड़ रुपए 12,922 करोड़ की स्वीकृति हुई है, जिसमें पहली किस्त हमें मिली है। ये उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य 25 से 30 जुलाई के बीच देश के सभी 773 जिलों में महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और 6 दिन में जम्मू कश्मीर में भी हमारा पावर सेक्टर आवाम के बीच, लोगों के बीच बड़ा संदेश देगा। समय की गति को, परिवर्तन के पहिए को नई दिशा देने के लिए नई गति से आगे बढ़ना होगा। अनेक उपभोक्ताओं ने यहाँ बताया है, मैं इस विस्तार में नहीं जाना चाहता। 2 घटनाओं का जिक्र मैं करना चाहता हूं। अगस्त 7, 2020 को मैं आया था। गुलमर्ग में विंटर फेस्टिवल का आयोजन था। आने के बाद PDD के साथियों के साथ बैठे थे हम लोग। कोशिश की गई थी कि विंटर्स के दिनों में बिजली थोड़ी बेहतर लोगों को मिले। तो उस विंटर स्पोर्ट्स में मैंने एक बात कही थी कि वादी के लोगों ने बर्फ और बिजली एक साथ पहली बार देखी। अब उसमें काफी सुधार आ गया है। जो बात उस समय कही गई थी, तब से आज हमारी बिजली आपूर्ति काफी हद तक बढ़ गई है। उस समय एक स्वाभाविक रूप से मन में प्रश्न उठता था कि जब देश के बाकी हिस्सों में, ग्रामीण अंचलों में 22 घंटे बिजली मिल रही है, तो श्रीनगर और जम्मू शहर में क्यों नहीं मिल रही है।
तब से लेकर के ये 2 साल की जो यात्रा है, अनेक काम हुए हैं। मैं उसके विवरण में काम हो रहे हैं और काम हुए हैं, मुस्तकबिल में भी काम होंगे। मरकजी हुकूमत की तरफ से फराख दिलाना इमदाद भी हो रही है, जिसके लिए शुक्रिया अदा किया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मरकजी वजीर बिजली का। अब जरा आते हैं जी एक और मामले की ओर, क्योंकि मामला सेहत का है और माना जरा कि अगर आपकी सेहत सही है तो दुनिया भर के सभी मामला ठीक और दुरुस्त हो सकते हैं, चाहे उल्टे मामले भी हो उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब वायरस की बात करें, एक तरफ से मंकी पॉक्स इस वक्त दुनिया भर के अंदर फैल चुका है, वहीं पर जो कोविड-19 ने तेजी के साथ दस्तक देना शुरू कर दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर और पिछले 24 घंटों के दौरान 383 नए केस सामने आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान किसी तरीके की मौत कोविड-19 की वजह से नहीं हुई है। इधर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर बूस्टर डोज, वॉर फुटिंग बेसिस पर बूस्टर डोज लगाने की तैयारियों में इंतजामिया को जोक दिया है और अवाम से अपील की है कि वो इन बूस्टर डोजों का इस्तेमाल करें। सरकार की तरफ से जो कोरोना वायरस केसेस लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रहे हैं, इंतजामिया ने कल एक बार फिर शोबा सेहत से वाबस्ता तमाम जिम्मेदारों से कह दिया है कि बूस्टर वैक्सीनेशन जो बुजुर्गों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो उस हद और उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, उसे वॉर फुटिंग बुनियादों पर लिया जाए। और इस सिलसिले में कल खुद इस मामले पर नजर रखने के लिए चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आला सतही इजलास भी तलब किया था, जिस दौरान मंकी पॉक्स बीमारी से लेकर कोविड-19 के मामलों पर नजर रखने के लिए कह दिया गया है। मुल्क भर की सूरत हाल कोविड को लेकर क्या कुछ है? 14,830 नए केस पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर के अंदर सामने आए हैं। 18,160 केस रिकवर भी हुए हैं। ताहम पिछले 24 घंटों के दौरान 35 लोगों की मौत भी हुई है। पूरे मुल्क के अंदर 35 लोगों की मौत कोविड की वजह से हुई है। 14,830 लोग नए केसेस भी शामिल हुए हैं। इधर कुल मिलाकर एक्टिव केसों की जब आप बात करेंगे तो 1,47,512 केस है और डेली पॉजिटिव रेट जो इस वक्त मुल्क भर के अंदर है वो 3.48% है। एक्टिव केसेस को जब आप परसेंटेज में देखेंगे दैट इज 0.34% और जब आप डिस्चार्ज वाले देखेंगे दैट इज 98.4%। लेकिन इसका मुगालते में यह ना रही है कि वायरस आपको नहीं पकड़ सकता है, वायरस कहीं पर भी दोबारा से पकड़ सकता है, क्योंकि एहतियात हमसे छूट चुकी है और जो एहतियाती तदाबीर मुअल्लिजीन की तरफ से पूरी दुनिया के अंदर दिए गए थे और स्पेशली जम्मू कश्मीर के अंदर दिए गए थे, उन्हें बालाए ताक रखा जा रहा है। शादियों का सीजन है, जिस तरीके से बड़ी बड़ी तकरीबों का एहतमाम हो रहा है उससे मजीद परेशानियों में इजाफा इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर हो रहा है। कई डिप्टी कमिश्नर ने मास्क को मैंडेटरी कर दिया है, लेकिन सवाल यह है न तो उनके अपने दफ्तरों के अंदर और न ही उन दफ्तरों के 2 किलोमीटर के दायरे में भी उस हुक्मनामे का इतला कहीं पर दिख रहा है। हुक्मनामा जरूर जारी हुआ था। तो याद रखिएगा, नए केस जो आए हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर 383 पिछले 24 घंटों के दौरान केसेस सामने आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा सियाहत के हवाले से भी करते हैं। कोविड ने सियाहत के शोबे को बुरी तरह मुतासिर किया, नुकसान काफी ज्यादा हुआ। सरकार के कुछ फैसलों के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे हालात बने, कुछ पाबंदियां रही जिसकी वजह से सयाह ना तो मुल्क के बाकी हिस्सों से ना मकामी सतह पर नकलो हरकत हो सकी और बैरूनी रियासत या बैरूनी मुल्क से आना शायद और भी मुश्किल हो गया था। लेकिन मौजूदा वक्त में सियाहत के शोबे से जुड़े लोगों के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है। कुछ डिटेल्स जो सामने आई है वो ये बताती है कि पिछले 5-6 महीनों के दौरान, और सरकारी आदादोशुमार से भी पता चलता है कि कुछ इकदामात ने मुस्बत नताइज दिखाए हैं यूनियन टेरिटरी के, बिलखुसूस वादी के अंदर, जहां पर गुज़श्ता 5-6 महीनों के दौरान सयाहों की तादाद में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। जो आप देखेंगे तो अप्रैल 2021 के बाद जब से वादी के अंदर सयाहों ने आहिस्ता आहिस्ता लौटना शुरू किया था, कोविड के केसेस कम होना शुरू हुए थे, लॉकडाउन के खात्मे के साथ रिस्ट्रिक्शंस कम हुई बहुत सारे इलाकों के अंदर, और मास्क पहनने के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आप जा सकते हैं, आजादाना तौर पर नकलो हरकत कर सकते हैं। ये इजाजत जब से मिली तो सयाहों ने वादी का रुख करना बड़ी तादाद में शुरू किया। इस बीच पिछले 6 महीनों के दौरान आप देखेंगे तो आदादोशुमार ये बताते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वादी कश्मीर का रुख किया है और सियाहत के एतबार से ये सीजन इस बार उन तमाम लोगों के लिए अच्छा जा रहा है जो इस अहम शोबे से, इस शोबे के साथ या इस पेशे से वाबस्ता है।
उन लोगों के लिए थोड़ी सी अच्छी खबरें हैं और आने वाले अच्छा जी, जहां एक तरफ से हम ये कह रहे हैं कि जनाब 1 करोड़ से भी ज्यादा सयाह जो है वो 6 महीनों के दौरान आए हैं, होटल हमारी बुकिंग में है, उम्मीदें लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में मजीद सयाह जो है आएंगे, टेंटेड एकोमोडेशन की बातें हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि कई ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर सयाह तो जाते हैं लेकिन पूरी दुनिया से कट जाते हैं, क्योंकि मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी आज के दिन में भी बड़गाम के 2 अहम जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, न तो वहां पर आपने मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी दे पाए हैं और ना ही कोई बैंकिंग फैसिलिटी वहां पर है, एटीएम की कोई फैसिलिटी है। और ये दोनों स्पॉट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं जी बड़गाम के अंदर। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जिस तरीके से सयाहों का आमद वहां की ओर है, वहां इन दोनों जगहों पर जो है सयाह परेशानियों का भी शिकार होते हैं, क्योंकि सूरत हाल ये है कि न तो हम एटीएम फैसिलिटी यूसमर्ग में दे पाए और ना ही दूध पथरी के अंदर हम एटीएम और मोबाइल कनेक्टिविटी को बरकरार रख पाए, अगरचे लगातार जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से कई बार ये बातें कही भी गई थी। सीधे चलेंगे श्रीनगर, सईद इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ है। सईद इरफान फाजिल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लगातार आप सयाहत पर नजर रखते हैं और इसी बीट को कवर करते हैं। अभी जो खबर आ रही है कि 5 महीनों के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा सयाह आए हैं, और जब मैं ग्राउंड जीरो पर देखता हूं ताजिर परेशान, होटल मालिकान के चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट है, लेकिन डर बहुत ज्यादा सता रहा है उन्हें। और उसके साथ साथ ये जो टेंटेड एकोमोडेशन और फिर इन हाउस एकोमोडेशन की जो बातें हो रही है, किस तरीके से आप इसको ग्राउंड पर देख रहे हैं और कितना पॉजिटिव और प्रॉपर रिस्पॉन्स अवाम की तरफ से है? बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि पहले एक 0 नंबर चल रहा था, जबकि कोविड चल रहा और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म भी काफी परेशान था, और साथ ही साथ देखा जाए जितनी भी सयाहत से वाबस्तगी की थी वो अपने कारोबार से काफी ज्यादा मुतासिर हो चुके थे। मगर पिछले 3 महीने से लेकर अगर हम देखें तो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब जो टूरिस्ट है वो वादी कश्मीर में एक अच्छा खासा हम कह सकते हैं कि फ्लो बढ़ गया है। और फ्लो बढ़ते बढ़ते अब डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने ये इनिशिएटिव लिया है कि अब टेंटेड कॉलोनीज और खासतौर पर जो कुछ स्पेशल लोकेशन जो है इसके लिए, जिसके होम स्टेज के हवाले से बात की गई है, इसको सेट किया गया है। यानी 30 के करीब जो है लोकेशन सेट की गई है जहां पर आप टेंटेड कॉलोनीज या होम स्टेज के लिए आप टूरिस्टों को ठहराएंगे, जिसमें तकरीबन 25,000 बेड्स की अकोमोडेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जहां पर 1.5 करोड़ टूरिस्ट है, वहां पर जिस तरीके से आपने भी फरमाया कि बडगाम जिले में कोई ऐसी खूबसूरत डेस्टिनेशन है जहां नेटवर्किंग का इशू है, मोबाइल नेटवर्किंग और बैंकिंग इशू दोनों बहुत बड़े इशू है, जिसमें दोलपरी और तोस मैदान की अगर मैं बात करूं तो गौर साहब आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसी हिडन डेस्टिनेशन है जिसे अगर एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, मगर साथ साथ अगर वहां फैसिलिटीज ना हो तो क्या फायदा उन डेस्टिनेशन का। इस प्रपोजल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें शेड्यूल फ्लाइट्स को लेकर, एयरपोर्ट को लेकर भी बात की गई है कि तकरीबन 55 फ्लाइट जो है आने वाले टाइम में अब वादी कश्मीर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सेटअप की जाएगी। इसके साथ साथ 15,000 करोड़ रुपया जो है वो नई कंस्ट्रक्शन के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, और 6 नए एयरक्राफ्ट की जो पॉलिसी पार्किंग है वो भी अब वजूद में लाई जा रही है। नेशनल हाईवे को बेटर बनाने के लिए 4-वे लेन एक्सटेंशन फास्ट ट्रैक की सिचुएशन जो है तरुण चुग जी ने जिस तरीके से बताया कि अब यहाँ पर स्पेशल जिस तरीके से हाईवे जो आप बाहर देखते होंगे एक्सप्रेस हाईवे जिसे कहा जाता है उसे डेवलप करना होगा। मगर सयाहती मुकाम चाहे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग हो, नो डाउट कि वहां पर अकोमोडेशन या होम स्टेज या टेंटिंग के मामला है, मगर मोबाइल बैंकिंग और साथ साथ मोबाइल नेटवर्क का उपयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, तभी जाके ये डेस्टिनेशंस कामयाब। बहुत बहुत शुक्रिया जी सईद इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि कांग्रेस के लिए आज का दिन अहम है, क्योंकि सोनिया गांधी को एक बार फिर तलब किया गया। थोड़ी देर में अपडेट आपको करेंगे। मॉन्की पॉक्स को लेकर दुनिया भर के अंदर क्या कुछ चल रहा है उससे भी आपको बाखबर करेंगे, और कांग्रेस के किन मेंबर पार्लियामेंट्स को मुअत्तल किया गया है, कहां से मुअत्तल किया गया, बताएंगे आपको डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।